नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्रेटर नोएडा से किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद बिसरख जलालपुर गांव के 10 किसानों को 6% आबादी भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। मंगलवार को प्राधिकरण कार्यालय में किसानों की मौजूदगी में पूरी आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। जानकारी के मुताबिक किसानों को आवासीय भूखंड देने की मांग काफ़ी समय से चल रही थी। किसानों का कहना था कि ज़मीन अधिग्रहण के बाद उन्हें लंबे समय से 6% आबादी भूखंड का इंतजार करना पड़ रहा था। लगातार मांग और विरोध के बाद अब जाकर प्राधिकरण ने प्रक्रिया पूरी की है। प्राधिकरण की ओर से बताया गया है कि 8 समान आकार वाले भूखंडों का आवंटन ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए किया गया। किसानों की मौजूदगी में लॉटरी सिस्टम के तहत भूखंड तय किए गए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। वहीं 3 अलग अलग आकार वाले भूखंड सीधे पात्र किसानों के नाम आवंटित किए गए। आवंटन प्रक्रिया के दौरान गुंजा सिंह समेत प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने किसानों को आवंटन पत्र सौंपे और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि किसानों की लगातार मांग और आंदोलन के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। उनके निर्देश के बाद आबादी भूखंड आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई गई। प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि बिसरख जलालपुर के बाद अब अन्य गांव के पात्र किसानों को भी जल्द 6% आबादी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान हो सकेगा। किसानों ने आवंटन प्रक्रिया पूरी होने पर संतोष जताया। हालांकि कई किसानों ने कहा कि अभी भी अन्य गांव के किसानों को उनके अधिकार मिलने बाकी हैं। फिलहाल इस फैसले के बाद ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के किसानों में उम्मीद बढ़ी है कि लंबे समय से लंबित आबादी भूखंड आवंटन के मामले का जल्द समाधान हो जाएगा। वहीं ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण का बुलडोजर लगातार चल रहा है। ताज़ा कार्रवाई में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भनौता क्षेत्र में करीब 80 करोड़ रुपए कीमत की अधिसूचित जमीन को अवैध कब्जे और निर्माण से मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण की टीम ने भनौता इलाके में करीब 40,000 वर्ग मीटर जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार ये जमीन प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि थी, जिस पर बिना अनुमति अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ कॉलोनाइजर्स यहां अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेचने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की। ये पूरी कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख विभाग और परियोजना विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया ताकि किसी तरह का विरोध या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। प्राधिकरण के अधिकारी सुमित यादव ने साफ चेतावनी दी कि बिना अनुमति और नक्शा पास कराए किसी भी प्रकार के निर्माण को पूरी तरह अवैध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग से उसकी पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें ताकि लोग अवैध कॉलोनियों और फर्जी प्लॉटिंग के झांसे में आने से बच सकें। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर दोबारा अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की कोशिश की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अवैध कब्जा धारकों और कॉलोनाइजरों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में अवैध नशे और मादक पदार्थों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियान तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। जिले को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि NCORD की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने की, जिसमें पुलिस, आबकारी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी और नशे से जुड़ी गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध शराब, ड्रग्स, स्मैक, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने साफ कहा कि युवाओं और छात्रों को नशे से बचाने के लिए लगातार निगरानी और संयुक्त अभियान बेहद जरूरी है। अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार ने पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में लगातार जांच की जाए ताकि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं। छात्रों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि समाज में नशे के खिलाफ सकारात्मक माहौल तैयार हो सके। प्रशासन ने स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास गुटखा, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे स्थानों पर नियमित निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि अवैध नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें सभी विभागों के समन्वय से काम किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य जिले को सुरक्षित, जागरूक और नशा मुक्त बनाना है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत ने लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद कैदियों को मिल रही कानूनी सहायता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के साथ साथ जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बंदियों को बताया कि जरूरतमंद कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। जिला कारागार प्रशासन के अनुसार फिलहाल जेल में करीब 2479 बंदी निरुद्ध हैं। निरीक्षण के दौरान सचिव शिवानी रावत ने विशेष रूप से किशोर बैरक का दौरा किया और कहा कि वहां निरुद्ध बंदियों से सीधे बातचीत कर उनके मुकदमों, कानूनी सहायता और वकीलों की उपलब्धता के बारे में जानकारी उन्होंने ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बंदियों को समय से वकील उपलब्ध कराए जाएं और किसी भी बंदी को कानूनी सहायता के अभाव में परेशानी न हो। साथ ही बंदी कार्ड पर संबंधित वकीलों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बंदियों को अपने केस की जानकारी आसानी से मिल सके। निरीक्षण के दौरान कारागार की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। सचिव ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि कारागार में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाए रखा जाए, ताकि बंदियों को मानक सुविधाएं मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि भविष्य में भी इस तरह के निरीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे, ताकि बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें समय पर न्याय मिल सके। वहीं गाजियाबाद में सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि सनातन धर्म भारत की सांस्कृतिक आत्मा है और इसे लेकर अमर्यादित टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन लगातार सनातन विरोधी बयान देकर समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि इस तरह की भाषा देश में दंगा और अशांति फैलाने की साजिश का हिस्सा हो सकती है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि किसी विशेष धर्म को खत्म करने जैसी बातें करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, बल्कि भारत की जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विरासत है, जो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करती है। भाजपा विधायक ने इस मामले में लोनी कोतवाली में तहरीर देकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास न करे। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है और कई संगठनों ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया है। फिलहाल पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्टालिन जैसे लोग जो कहीं ना कहीं विदेश से फंडिंग लेकर के सनातन पे लगातार हमला कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा, इस बार भगवान के ऊपर टिप्पणी की और नष्ट कर दिया उसको जमीन पर लाने का काम किया है वहाँ की जनता ने। लेकिन सदन में जिस तरह से आज तक इस देश में जब से सृष्टि बनी है, ऐसा दुस्साहस कोई नहीं कर पाया। जिस तरह की नीचता की मानसिकता, जो घृणित मानसिकता का परिचय दिया है कि सदन में सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके बाप और माँ वो भी कभी ना कभी उनके पूर्वज हिंदू थे, क्योंकि हिंदू सबसे पुराना धर्म है। इस व्यक्ति के ऊपर क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देकर के बवाल कराना चाहता है, पिछली बार भी ये हुआ, तो इसके ऊपर रासुका लगे, एनएसए के तहत गिरफ्तार हो। और ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोकतंत्र है, अगर राजतंत्र होता और राजा की किसी की सरकार होती तो फांसी दे दी जाती। तो लोकतंत्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो मैंने पत्र लिखा है, मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कठोर कार्रवाई जो मैंने एप्लीकेशन दी उसमें मुकदमा दर्ज करके करेगी। तो क्या विधायक जी, इस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर लगातार टिप्पणी जो नेता करते आ रहे हैं, क्या राजनीति स्टंट तो नहीं है? नहीं, ये देखिए, हिंदू देवी देवताओं पर नहीं है, ये तो पूरे सनातन को नष्ट करने की बात कर रहा है। ये जितना बड़ा नीचता का बयान है, इतना बड़ा दुष्ट व्यक्ति है ये, इसको जनता ने तो पैदल कर दिया है। लेकिन अब जरूरत है कि FIR हो तो गिरफ्तार हो। बंगाल में एक कोई सांसद है कानी घोष, है नहीं क्या, वो पहले मूवी में थी, वो सयानी घोष, हाँ जो भी है, मतलब उनका भगवान शंकर जी को कंडोम पहनाती है और कहती है राम की जरूरत नहीं है, और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अखिलेश जी लिखने लगे, तुम रक्षक कहे को डरना, जिन्होंने कारसेवक को गोली चलवाई। तो सनातन की ताकत है, लेकिन सनातन को नष्ट करने की बात।
वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नेशनल हाईवे 9 किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। मामला कनावनी इलाके का है, जहां सड़क किनारे शव दिखाई देने के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र करीब 65 वर्ष के आसपास है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, जिसके चलते पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। घटना नेशनल हाईवे 9 जैसे व्यस्त मार्ग के किनारे होने की वजह से इलाके में काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव पर किसी तरह के चोट के निशान है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बुजुर्ग वहां कैसे पहुंचे और घटना के पीछे कोई संदिग्ध परिस्थिति तो नहीं है। इंदिरापुरम पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। यदि किसी प्रकार की आपराधिक साजिश या हादसे की बात सामने आती है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं शामली में एक निजी अस्पताल और महिला डॉक्टर पर इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगने के बाद बवाल खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार और किसान संगठनों ने मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एडिशनल सीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि पैसों के लालच में महिला के इलाज में भारी लापरवाही बरती गई, जिससे उसकी जान पर बन आई। दरअसल मामला गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव मानकपुर का है। गांव निवासी रजनीश सिंह उर्फ रज्जू राणा ने बताया कि 11 अप्रैल की रात उनकी पत्नी रेखा को प्रसव पीड़ा होने पर कैराना रोड स्थित संजीवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां महिला का इलाज डॉक्टर पवना मलिक की देखरेख में शुरू हुआ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने प्रसव के लिए दवाइयां दी और देर रात ऑपरेशन की बात कही, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई सर्जन मौजूद नहीं था। जब परिजनों ने महिला को किसी दूसरे अस्पताल रेफर करने की बात कही तो डॉक्टर ने दोबारा प्रयास करने की बात कहते हुए उन्हें रोक लिया। परिजनों के मुताबिक 12 अप्रैल की सुबह करीब 2:40 पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान महिला को 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया, लेकिन डिलीवरी के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। आरोप है कि हालत गंभीर होने पर सुबह करीब 4 बजे महिला को पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पीड़ित पति रजनीश राणा का कहना है कि वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही की वजह से महिला का यूट्रस यानी बच्चेदानी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। महिला की जान बचाने के लिए डॉक्टर को तत्काल बच्चेदानी निकालनी पड़ी। परिवार का दावा है कि महिला की हालत इतनी गंभीर थी कि इलाज के दौरान करीब 18 यूनिट ब्लड और प्लाज्मा की व्यवस्था करनी पड़ी। कई दिनों तक चले इलाज के बाद महिला की जान बच सकी, लेकिन अभी भी उसका उपचार जारी है। मेरी वाइफ के साथ में 12 तारीख को एक घटना हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेकर शामली किराना रोड अस्पताल संजीवन हॉस्पिटल में आया था, जहाँ पर उनका पहले से ही मतलब इलाज चला हुआ था और वहाँ पर मेरी वाइफ को बच्चा होना था, मतलब 12 तारीख में। तो मैंने बोला था कि डॉक्टर साहब को, मगर उनकी पहले से ही तबीयत ख़राब है कि ऑपरेशन से बच्चा कर देना। उन्होंने ऑपरेशन से बच्चे वगैरह नहीं किया और नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा जोर वगैरह जो भी हमें लगवाई और जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ से फिर हाथ उठा दिए और हमें पानीपत के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ लगभग हम लोग 17 से 18 दिन एडमिट रहे मेरी वाइफ। वहाँ पर ब्लड वगैरह मतलब 18-20 यूनिट ब्लड की लगी, यूट्रस बाहर निकालना पड़ा। कुल मिला के मतलब अभी भी स्थिति उनकी ऐसी है कि दूसरे तीसरे दिन अस्पताल जाना पड़ता है पानीपत, लेकिन स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं है। और सामने डॉक्टर की तरफ से ना हमारे पास कोई मैसेज आया, ना फ़ोन आया, ना उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी जो मतलब वाइफ की इतनी तबीयत ज़्यादा सीरियस हुई जो डॉक्टर की लापरवाही मान रहे हैं? डॉक्टर की घोर लापरवाही है, बस उसमें डॉक्टर की लापरवाही है जी, बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करा। जब उन्हें पता था कि उनकी शुरू से यूट्रस वगैरह कमज़ोर है तो उन्हें ऑपरेशन करना चाहिए था। उन्होंने बाद में बोला कि मेरे पास सीजर डॉक्टर वगैरह नहीं। वहीं ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में यात्रा महंगी हो सकती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आ गया है और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले एक्सप्रेसवे संचालित करने वाली कंपनी ने टोल बढ़ाने का प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येडा को भेजा है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने टोल दरों में करीब 3.5% तक बढ़ोतरी की मांग की है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो कार, बस, ट्रक और अन्य सभी श्रेणी के वाहनों को ज़्यादा टोल चुकाना पड़ सकता है। इससे रोजाना सफ़र करने वाले यात्रियों और व्यावसायिक वाहन चालकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कंपनी ने कंसेशन एग्रीमेंट और WPI यानी कि होलसेल
प्राइस इंडेक्स के आधार पर टोल संशोधन की मांग रखी है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती परिचालन लागत और रखरखाव खर्च को देखते हुए टोल दरों में संशोधन जरूरी है। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मथुरा और आगरा को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में टोल दरें बढ़ने की खबर ने नियमित यात्रियों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। येडा अधिकारियों के अनुसार फिलहाल कंपनी की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टोल दरें बढ़ती है तो इसका असर माल ढुलाई लागत पर भी पड़ सकता है, जिससे परिवहन और व्यापार क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। वहीं रोजाना ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। फिलहाल यात्रियों की नज़र येडा के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने के लिए मंगलवार देर शाम पुलिस प्रशासन पूरी तरह सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दिया। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसने पूरे शहर में सुरक्षा और सतर्कता का स्पष्ट संदेश दिया। ये फ्लैग मार्च वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में निकाला गया, जिसकी अगुवाई एसपी सिटी अमृत जैन ने की। उनके साथ एएसपी सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा, खालापार थाना प्रभारी बबलू सिंह वर्मा, महिला थाना प्रभारी संगीता डागर समेत विभिन्न थानों के पुलिस बल मौजूद रहा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस जवान दंगा नियंत्रण उपकरणों और सुरक्षा संसाधनों से लैस नजर आए। मार्च शहर के प्रमुख और संवेदनशील इलाकों जैसे मीनाक्षी चौक, शिव चौक, फक्कर शाह चौक, नोवल्टी चौराहा, शामली बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले बाजारों से होकर निकाला गया। पुलिस की सख्त मौजूदगी और लगातार गश्त से आम लोगों में सुरक्षा का माहौल देखने को मिला। एसपी सिटी अमृत जैन ने फ्लैग मार्च के दौरान लगातार पूरे रूट की मॉनिटरिंग की और संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अफवाह, असामाजिक गतिविधि या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों, धर्मगुरुओं और स्थानीय नागरिकों से भी संवाद किया। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर की पहचान सौहार्द और सामाजिक एकता से है, जिसे बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक और भड़काऊ पोस्टों से सावधान रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान देने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दे। एसपी सिटी ने पुलिस बल को भी ब्रीफ करते हुए निर्देश दिए कि ड्यूटी के दौरान अनुशासन, सतर्कता और संवेदनशीलता बनाए रखें, साथ ही आमजन के साथ विनम्र व्यवहार करें। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह फ्लैग मार्च और विशेष गश्त जारी रहेगी, ताकि जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे। देखिए, आज शाम मीनाक्षी चौक से शुरू करते हुए फक्कर शाह चौक और शामली बस स्टैंड, बालाजी चौराहा और नोवल्टी चौक और शिव चौक तक आज एक लंबा रूट मार्च किया गया है, जिसमें कि हमारे एएसपी साहब मौजूद रहे, जिसमें हमारे एसएचओ खालापार बबलू मौजूद रहे हैं, स्थानीय थाने की फोर्स और जो हमारे नवागुन तक जो रंग रूट है वो सभी लोग मौजूद रहे हैं। इन सभी के साथ ये पैदल मार्च किया गया है शांति व्यवस्था के दृष्टिगत। और इस पैदल मार्च के दौरान जो स्थानीय लोग हैं उन सभी से मिलके, स्थानीय व्यापारीगण जो है उन सभी से मिलके उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। पुलिस की जो पिकेट है, पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, उसमें क्या कमियां हैं उसके बारे में जाना गया है और जो भी स्थानीय समाधान हम लोग इसमें कर सकते हैं उसके बारे में आगे की रूपरेखा तैयार की गई है। और इसी निर्देशन के साथ यहाँ पे स्थानीय पुलिस को छोड़ा गया है कि जो स्थानीय क्षेत्र में गश्त है और पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए, ताकि अपराधियों में पुलिस का भय हो और जनता में पुलिस का विश्वास। देखिए, वहीं दिल्ली एनसीआर में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। नोएडा समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिसने लोगों को चौंका दिया। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक महसूस की गई। बारिश के दौरान आसमान में काले बादल छा गए और तेज गर्जना भी सुनाई दी। कई जगहों पर तेज हवा के कारण पेड़ झूमते नजर आए और सड़कों पर अचानक पानी भर गया। हालांकि इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं राहगीरों और ऑफिस से लौट रहे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और शेड के नीचे खड़े नजर आए। कुछ इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने से वाहन चालकों को दिक्कतें भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। तेज हवाओं और बारिश के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बच्चों और युवाओं ने बारिश और ओलों का जमकर आनंद लिया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बारिश और मौसम की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। फिलहाल बारिश के बाद नोएडा और दिल्ली एनसीआर के मौसम में काफ़ी ठंडक आ गई है और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है।
वहीं गाजियाबाद में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई बड़ी मुठभेड़ में कैश वैन लूटकांड में 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों की पहचान जुबैर और समीर के रूप में हुई है, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि उनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के मुताबिक कैश वैन लूटकांड में शामिल बदमाशों की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की थी। सूचना थी कि चारों बदमाश एक साथ मौजूद हैं। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बदमाशों ने खुद को गिरता देख पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। काफी देर तक चली गोलीबारी के दौरान इनामी बदमाश जुबैर और समीर घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम के 3 जवान भी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी संदीप मलिक और मुख्य आरक्षी तरुण कुमार शामिल हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से करीब 9,10,150 रुपये नकद, एक स्विफ्ट कार, पिस्टल, तमंचा, कारतूस और सीसीटीवी डीवीआर बरामद किया है। माना जा रहा है कि ये रकम कैश वैन लूटकांड से जुड़ी हो सकती है। इस बड़ी कार्रवाई में डीसीपी धवल जायसवाल, एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह, क्राइम ब्रांच स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत, थाना सिहानी गेट प्रभारी कुलदीप दीक्षित और वेव सिटी एसओ मानवेंद्र सिंह की टीम शामिल रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मारे गए दोनों बदमाश कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित थे और लंबे समय से पुलिस की रडार पर भी थे। फिलहाल फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी सफलता इस पूरी कार्रवाई को माना जा रहा है, जबकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। 6 तारीख को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक एटीएम के सामने कैश वैन लूट का घटना हुई थी। उसमें फायरिंग करते हुए बदमाशों ने कैश वैन को लूट के भागे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग जब चेकिंग किए तो डीएमई पे कैश वैन बरामद हुआ था, लेकिन उसमें कैश लेकर उन लोगों ने भाग गए थे। पुलिस के कई टीम्स, हमारे क्राइम ब्रांच भी, सिटी के सर्वेलेंस और एसओजी टीम और हमारे देहात के भी जो एसओजी टीम सभी लगे थे। कल आप लोगों ने देखा होगा 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार होकर जेल चले गए और 8 लाख कैश भी बरामद हुआ था। उसी में से 4 और लोगों के बारे में पता चल गया, उनके ऊपर इनाम भी कर दिया गया, 1-1 लाख का इनाम कर दिया गया था। आज शाम को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो फरार अभियुक्त है 4 लोग थाना वेव सिटी के क्षेत्र में देखा गया। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल चेकिंग के आदेश हुआ और पुलिस के कई टीम्स चेकिंग में लग गए थे। करीब 9:30 के आसपास पुलिस टीम को उन लोग देखा गया। यहाँ पुलिस टीम को देखते ही वो लोग भागते हुए, जहाँ हम लोग सब खड़े हैं, इधर को आए हैं। चारों तरफ से पुलिस टीम ने उनको घेरा है। उसमें क्राइम ब्रांच का टीम भी है और सिटी के तमाम एसओ वेव सिटी, एसओ सिहानी गेट, उनके टीम के साथ और भी टीम्स उसमें थे। पुलिस को देखने के बाद वो लोग पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने की कोशिश किए। भागते वक्त वो लोग अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। एक स्विफ्ट गाड़ी में वो लोग आए थे। पुलिस को वहाँ गाड़ी रुकने के बाद भी फायरिंग किए। जवाबी फायरिंग करने के बाद कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई। पूरी तत्परता बरतते हुए पुलिस ने उसकी चेकिंग किया गया है। उसमें 2 लोग घायल अवस्था में वहाँ मिले हैं। उनके नाम पूछने पर एक अपना नाम जुबैर और दूसरे ने समीर बताया है। वहीं गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौपला मंदिर के पास स्थित पूजा सामग्री की एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार में दौड़ रही एक महिंद्रा थार में अचानक से आग लग गई। चलते वाहन में आग लगते ही एक्सप्रेसवे पर मौजूद लोग और अन्य वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोका और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और वाहन से ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एफएस इकोटेक प्रथम और एफएस जेवर की टीम ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्य शुरू किया।
वहीं थाना भवन क्षेत्र में हिंदू रक्षा दल की तरफ से गौवंश संरक्षण को लेकर हाईवे पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने गायों से भरे टेम्पो, मैजिक और अन्य वाहनों की सघन जांच की। अभियान का नेतृत्व हिंदू रक्षा दल के नगर अध्यक्ष निशु राणा ने अपनी टीम के साथ किया। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाईवे से गुजर रहे कई वाहनों को रोककर गायों के परिवहन से संबंधित अनुमानित और अनुमति पत्र और जरूरी दस्तावेजों की जाँच की। जिन वाहन चालकों के पास वैध दस्तावेज पाए गए उन्हें आगे जाने दिया गया। जिनके पास स्पष्ट अनुमति या कागजात नहीं थे उन्हें रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान कुछ स्थानों पर वाहन चालकों और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली। जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल। मैं निशु राणा, थाना भवन से नगर अध्यक्ष। आज सुबह ही हमारी टीम ने कार्य किया। आज ये गायें भर गए, बता तो मंडी में रहे हैं, लेकिन इनके पास ना मेंबर की मोहर है, ना चेयरमैन की मोहर है, किसी का लेटर पैड कुछ नहीं है इनके पास, ना रसीद है। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो सही जगह लेके जा रहा है तो अपना लेटर पैड की मोहर होनी चाहिए, प्रधान की मोहर होनी चाहिए या रसीद होनी चाहिए, नहीं तो गायें कहीं भी नहीं जाएंगी, सीधी जाएगी गौशाला में और गाड़ी सीज होएगी। 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंदू रक्षा दल। वहीं गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मामला विजयनगर रेलवे स्टेशन आरओबी से पहले का बताया जा रहा है, जहां चलती कार में युवकों की तरफ से खतरनाक स्टंट किया गया। वायरल वीडियो में 2 युवक तेज रफ्तार कार के साइड में लटक कर स्टंट करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर स्टंटबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक और राहगीर भी खतरे की जद में नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी और युवक कार के दरवाजों से बाहर लटक कर स्टंट कर रहे थे। सड़क पर मौजूद लोगों ने इस हरकत को बेहद खतरनाक बताया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में लूट की वारदातों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छपार थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथियों को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ छपार थाना क्षेत्र के बड़ेड़ी रजवाहा मार्ग पर हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट की वारदात में शामिल बदमाश इलाके में मौजूद है, इसके पास हथियार भी हैं। तो इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश सुहेब के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग अभियान चलाया, जिसके दौरान आमद और एक अन्य बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 8 तारीख की रात्र में रई कट के पास में एक व्यक्ति जो गाजियाबाद के रहने वाले थे, उनके साथ 3 लोगों द्वारा उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया गया था। इस संबंध में उन्होंने थाने पे सूचना दिया, तहरीरी सूचना, जिसके आधार पर थाना छपार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और जो छीने गए सामान थे इसकी बरामदगी के लिए टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में जो हमारी टीम थी लगी हुई थी और यहाँ पर ये बदमाश जो है जो पुलिस पार्टी से अपने आप को घिरा पाए थे, इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट किया और आत्मरक्षार्थ पुलिस की सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश जिसका नाम सुहेब है घायल हुआ है, जो गंगनहर थाना क्षेत्र रुड़की का रहने वाला है, बरामद हुआ है। जो घायल सुहेब है इसको तत्काल उपचार भेज दिया गया है अस्पताल के लिए और इन दोनों अन्य अभियुक्त गणों के विरुद्ध भी अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं बुलंदशहर में खुशियों भरा पारिवारिक समारोह उस वक्त अफरा तफरी में बदल गया जब गोद भराई कार्यक्रम में शामिल दर्जनों लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मामला कथित फूड पॉइजनिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि कार्यक्रम में परोसी गई मटर पनीर की सब्जी और छेना रसगुल्ले खाने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव सलगमा की है, जहां एक परिवार में गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव और आसपास के लोग शामिल हुए थे। परिजनों के मुताबिक खाना खाने के कुछ घंटों के बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिससे वो परेशान होने लगे। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हालात बिगड़ता देख ग्रामीण और परिजन बीमार लोगों को आनंद फानन में जहांगीराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से वहां भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कुछ मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये सब्जी मटर पनीर की सब्जी बनवाई, छोले चावल बनवाए मैंने, और तुम्हारे क्या कह रहे हैं, इनके पेट में दर्द और उल्टी और दस्त
ये बंद नहीं हुए हैं। और ज़्यादा ही जितने मेरे घर में परिवार में जितने लोग मैंने खाना खिलाया था उन लोगों के सब ने कोई हालत नहीं खराब हुई। कल खाना खाया था इनके यहाँ, कोई बच्ची को देखने आए थे तो उसमें कुछ लोग बीमार हो गए। कल खाना खाया था लेकिन आज बीमार हो गए हैं, बता रहे हैं। एक पनीर और एक रसगुल्ले बाहर से हमने लिए, गोद भराई थी बेटी की और घर पे ही बनाया गया ये सब सामान। उसे खाने के बाद में करीब 3 बजे कल खाना खाया और आज 3 बजे तबीयत सभी की खराब होने लगी। और तबीयत इतनी खराब है कि ना बच्चे हैं उन्हीं की सबसे ज्यादा तबीयत खराब है, उसमें 50 से 60 साल तक के भी हैं, सभी की है। जो भी लोग खाना खाने के लिए आए वो सारे लोग बीमार हो गए। और यहाँ हम लोग तो हैं ही हैं, सारा मोहल्ला। जो गोद भराई वाले मेहमान आए थे वो मेहमान सारे लोग बीमार हैं। चावल खाए थे, छोले खाए थे और 2 पूरी खाई थी। नहीं, पनीर नहीं खाया था, सादा ही खाना खाया था। और उससे पता नहीं जलन हो रही है पेट में, सिर इतना फटा जा रहा है, नस एक बेटा ऐसी लग रही है कि बहुत ज्यादा। कितने लोग बीमार? आज शाम को 7 बजे, लगभग 7 बजे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।